चंद्रमा, क्या यही आपको परेशान कर रहा है? मैं इस वीडियो के ऊपर एक ऑलरेडी बात पहले कर चुका हूँ इसके पहले पार्ट के अंदर के मन आपके मूड के कारक के बारे में। अगर आपने नहीं देखा तो मैं आपको यहाँ पे आई कार्ड के अंदर लिंक दे रहा हूँ, आप जाके वो वीडियो ज़रूर देखना, क्योंकि उसका जो इंट्रो था ना, मैं कभी किसी पार्ट 2 में नहीं बोलता, पर वो इंट्रो आपको ज़रूर देखना चाहिए। कैसे आप चंद्रमा को चेक करोगे, का क्या चंद्रमा का कुंडली में रोल है, क्योंकि चंद्रमा को 3 जगह से चेक किया जाता है। मैं दोबारा बताऊंगा तो वीडियो बहुत लेंदी हो जाएगा। कैसे आपको चेक करना है आपका चंद्रमा कौन से हाउस के अंदर है, आपको इस वीडियो में सब कुछ पता चलेगा। तो बिना टाइम वेस्ट करे हम बेसिक्स को साइड करके इस वीडियो में चलते हैं 7th हाउस के मून की तरफ, और इसी वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे आपकी सारी रेमेडीज के बारे में जो 1st हाउस से लेके 12th हाउस तक आप लोग कर सकते हो। ॐ सोमाय नमः। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं, मेरा नाम है युवराज, आप देख रहे हैं युवर्स। मैं पिछले 5 साल से एस्ट्रोलॉजी के करियर के अंदर हूं। मैं एक एस्ट्रोलॉजर, एक न्यूमरोलॉजिस्ट, एक वास्तु कंसल्टेंट और अब एक यंत्र स्पेशलिस्ट भी हूं। और 5000 से ज्यादा क्लाइंट्स को मैं अभी तक सर्व कर चुका हूं और काफी हैप्पी रिजल्ट्स लोगों को मिले हैं। अगर आप भी उनमें से एक बनना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन और कॉमेंट बॉक्स आप चेक कर सकते हैं, मैंने वहां पर आपको टीम के कॉन्टेक्ट प्रोवाइड कर दिए हैं। तो अब हम बात करते हैं मून 7th हाउस की। तो 7th हाउस हमारे लाइफ पार्टनर का होता है, 7th हाउस हमारे बिजनेस का होता है, 7th हाउस हमारे बिजनेस में जो पार्टनर्स होते हैं उनका भी होता है। पार्टनरशिप चलेगी नहीं चलेगी, बिजनेस चलेगा नहीं चलेगा, रिलेशनशिप में इश्यूज आएंगे नहीं आएंगे, अच्छा होगा सब कुछ या नहीं, ये यहाँ पे अभी आपको मून के हिसाब से मैं सब कुछ क्लियर करता हूँ। सबसे पहले ऐसे लोग ना सुंदर होते हैं, स्मार्ट होते हैं। लड़के हैं तो स्मार्ट कहूँगा, लड़के हैं तो सुंदर वर्ड यूज़ करूँगा। ओवरऑल अट्रैक्टिव पर्सनालिटी होती है आपकी भी, और जो आपका पार्टनर आएगा उसकी भी। अगर यह मेलेफिक नहीं है तो मैं आपको पहले क्लियर कर दूँ मेलेफिक क्या होता है। अगर राहु, केतु, शनि या मंगल साथ बैठ जाए, इनका एस्पेक्ट आ जाए, या ये मून नीच का हो जाए, तो चीज़ें थोड़ी सी चेंज हो जाएंगी। अदरवाइज मेरी बात से आप लोग रिलेट कर पाओगे। ऐसे लोग ना फेमस हो सकते हैं, अच्छे इन्फ्लुएंसर बन सकते हैं, लोग इनको पसंद भी करते हैं। तो इन्फ्लुएंसर बनने के लिए, एक अच्छा बिजनेस रन करने के लिए, आपको जान पहचान बढ़ाने के लिए ये मून यहाँ पे हेल्प करता है। कभी कभी ना 7th हाउस मून वाले को एक पार्टनर से ज़्यादा पार्टनर के साथ रहने की आदत हो जाती है। अब मैं आपको समझाता हूँ ऐसा क्यों। मून ना आप कभी भी आकाश के अंदर देखना तो घटता बढ़ता रहता है। मैंने पहली वीडियो में भी ये बात करी थी। कभी पूर्णिमा है तो कभी अमावस्या, कभी दिख ही नहीं रहा तो कभी पूरा दिख रहा है, कभी ग्लो ज़्यादा है कभी नहीं है, कभी रेडिश पड़ा हुआ है, कभी बिल्कुल ही गायब है। तो जो मून है ना वो बदलता रहता है। ऐसे ही आपके पार्टनर्स के साथ है। अगर आपकी शादी हो चुकी है और शादी को 1 सवा साल हो चुका है, तो आप ये बात अपने दिल से पूछो, आपको ऐसा नहीं लगता कि वो प्यार नहीं रहा? आपको नहीं लगता कि अटैचमेंट ख़त्म हो रहा है? आप खुद से क्वेश्चन करते हो कि यार इतने लंबे टाइम तक किसी एक के साथ कैसे रहा जा सकता है? तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की तरफ चले जाते हो आप लोग। लास्ट में कुछ रेमेडीज दूंगा, वो जरूर करना। देखो, छोड़ना मत वरना प्रॉब्लम आ सकती है। ऐसे लोग ना बहुत शक्की होते हैं, अपने रिलेशंस में भी बहुत ज़्यादा शक करते हैं, और इस चक्कर में इनकी पार्टनरशिप भी नहीं चल पाती है। क्योंकि पार्टनरशिप में अगर आप हर समय अपने पार्टनर पर शक करते रहोगे तो देखो, उसने भी पैसे लगाए हैं आपके बिजनेस में, वो भी प्रॉपर काम कर रहा है, तो वो आपका शक क्यों झेलेगा? तो इसीलिए एक तो आपको पार्टनरशिप सूट नहीं करेगी, और रिलेशनशिप का तो मैंने आपको बताया ही है। ऐसे लोगों का ना सोशल सर्कल बहुत बड़ा होता है, और सोशल सर्कल भी अलग अलग होते हैं। आपकी किट्टी पार्टी का सोशल सर्कल अलग है अगर आप फीमेल हो तो, आपका बिजनेस का अलग है, आपका कॉलेज का अलग है, आपका जॉब का अलग है, या अलग अलग। आप मेरी बात समझ पा रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? आपका सोशल सर्कल हर चीज़ का अलग है, और आप हर एक सोशल सर्कल के अंदर अलग तरीके से रिएक्ट भी करते हो। अगर एक सोशल सर्कल का एक पार्टनर और किसी और सोशल सर्कल का एक और पार्टनर एक साथ किसी एक में आ जाए, तो वो आपको पहचान ही नहीं पाएंगे, यार ये इंसान की पर्सनैलिटी यहाँ तो ऐसी थी, वहाँ पे ऐसी है। तो ये चीज़ें आप बहुत अच्छे से मैन्युपुलेट करना, या फिर मैन्युपुलेट वर्ड तो नहीं कहूँगा, खुद को ढालना जानते हो आप। ऐसे लोगों की ना इमेजिनेशन बहुत हाई होती है। अगर मैं कहूँगा ना, आंखें बंद करके इमेजिन करो, आपके पास घर, गाड़ी, बंगला सब कुछ है, आप एक एक चीज़ प्रॉपर इमेजिनेशन में बना लोगे, और ऐसा कि आप कहोगे कि बस पैसा आ जाए, मैं ये चीज़ सच करके दिखा दूंगा। ऐसे लोग ट्रैवलिंग बहुत करते हैं, और अच्छा भी है इनके लिए ट्रैवलिंग करना। जितना आप ट्रैवल करोगे अपने पार्टनर के साथ उतना अच्छा है, तो पार्टनर को साथ लेके ट्रैवल करना। अब मून क्या है? मून है कैश फ्लो। अब वो बिजनेस के घर में आके बैठ गया तो कैश फ्लो अच्छा होगा। जब लोग आपको देखेंगे कि ये पैसा अच्छा कमा रहा है,
तो रोज एक पार्टनर आ जाएगा आपके पास एक नई स्कीम लेके, मेरे साथ ये कर लो, कोई और आएगा मेरे साथ वो कर लो। आपके लिए ये बिल्कुल कॉमन है चीज़। लेकिन आप ये सोचो आप कितने मतलब लकी हो कि आपके पास एक नए नए आइडियाज़ आ रहे हैं, नए नए लोग काम करने आ रहे हैं, आपके ऊपर भरोसा दिखा रहे हैं। कितनी बड़ी बात होती है ये। अगर यहाँ पर मून अफ्लिक्टेड है तो पार्टनर बदलते रहते हैं, यहाँ पर पार्टनर टिक नहीं पाता। आपको मैंने बताया था क्यों, अब उस बात को ज़्यादा रिपीट तो नहीं करूँगा, लेकिन ये यहाँ पर प्रॉब्लम थोड़ी सी ज़्यादा है। मदर को पैरों की दिक्कत रहती होगी, और मदर या मदर इन लॉ का आपकी मैरिड लाइफ के अंदर ज़्यादा डिस्टर्बेंस रहेगा। एक होता है हर चीज़ को पूछे करना, एक होता है हर चीज़ को बता के करना, लेकिन एक होता है जान पूछ के सही काम को भी गलत बता देना। तो आप समझ रहे हो डिस्टर्बेंस में किस सेंस में बोल रहा हूँ। शादी के बाद ऐसे लोगों का ना कैश फ्लो बढ़ता है, लेकिन एक दिक्कत आपके साथ है कि अगर आप पहले 1 लाख रुपए महीना कमा रहे थे तो भी नहीं कुछ बच रहा था, अब शादी के बाद 2 लाख रुपए हो गया, 2 लाख में से भी कुछ नहीं बच रहा। आप कहोगे ये हो क्या रहा है, तो कैश फ्लो बढ़ने के बाद भी टिकता नहीं है। तो यही था 7th हाउस मून के बारे में। आपने मेरी कितनी बातों से रिलेट करा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और अगर आपने मेरी बातों से रिलेट करा तो आप मेरी टीम से कंसल्टेशन बुक करा सकते हैं और डिटेल में जानने के लिए अपनी कुंडली के बारे में, क्योंकि कुंडली पढ़ना इतना ईजी नहीं है। हमें नक्षत्र चेक करने पड़ते हैं, राशियां होती हैं और भी प्लैनेट्स हैं आपकी किसी एक बात का एक्यूरेट रिजल्ट देने के लिए। बाकी आपने मेरी इन बातों से भी रिलेट किया होगा। अब हम चलते हैं मून 8th हाउस की तरफ। जैसा मैंने पिछली वीडियो में 6th हाउस वालों के लिए कहा था, मैं यहाँ पे 8th हाउस वालों के लिए वो चीज रिपीट करना चाहता हूँ। अगर कोई भी आपको नेगेटिव प्लेसमेंट का पता चलता है तो आप उसे सुन के अपनी जिंदगी को उस तरह ढालने की कोशिश करो, रेमेडीज करने की कोशिश करो, क्योंकि मैं कुछ बदलवा नहीं सकता। जो लिखा है वो होगा। हम उसके इफेक्ट को कम ज्यादा कर सकते हैं, लेकिन किसी को खत्म नहीं कर सकते, वरना मैं तो भगवान बन जाऊंगा। तो 8th हाउस होता क्या है? 8th हाउस अगर आप एस्ट्रोलॉजी को थोड़ा भी समझते हो तो 8th हाउस शमशान घाट को बोलते हैं, डेथ का घर होता है, सडन लॉसेस, सडन प्रॉफिट, बहुत सारी डेप्थ की चीज़ों को देखा जाता है यहाँ से। अब चंद्रमा एक सॉफ्ट प्लैनेट है। अब सॉफ्ट प्लैनेट ऐसी जगह बैठ जाएगा जहाँ पे मृत्यु है, तो आप समझ जाओ चंद्रमा कैसा हो गया। अगर चंद्रमा को सबसे खराब कहीं माना गया है तो वो 8th हाउस का चंद्रमा ही होता है, क्योंकि ये मंगल का पक्का घर माना जाता है। और मंगल और चंद्रमा की तो लोगों के हिसाब से चंद्रमंगल योग बनाता है, लेकिन चंद्रमंगल योग परेशानी बहुत देता है। ओवरऑल यहाँ पे चंद्रमा वाले को ना अपनी माता जी के सुख से दूर रहना पड़ता है। माता जी का सुख नहीं मिल पाता, माता जी की छोटी उम्र में डेथ का हो जाना, माता जी की कोई ऐसी जॉब होना जो वो अपने बच्चे से दूर रहती हैं इस चक्कर में, कोई भी ऐसा दिक्कत जो माता जी के सुख से दूर करता हो यहाँ पे हो सकती है। चंद्रमा ना यहाँ पे नीच का हो जाता है, और जब कोई प्लैनेट नीच का हो जाता है तो अपनी पावर को खो देता है, और चंद्रमा हमारी माता जी को रिप्रेजेंट करता है। अब चंद्रमा नीच का भी हो गया, चंद्रमा 8वें घर में आ गया, तो माता जी को मृत्यु तुल्य कष्ट हो सकता है। माता जी को बीमारी ज़्यादा रहती होगी। बीमारी से मेरा मतलब ये है कि आपको माता जी की सेवा करनी पड़ सकती है। ऐसे लोग ना दूसरों पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं कर पाते हैं। ऐसे लोगों का ना मन बहुत ज़्यादा अशांत रहता है, शांति ढूंढते रहते हैं, नहीं मिलती है। ऐसे लोगों के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि ये ना दूसरों के दुख पर हंसते हैं। ऐसे लोगों के साथ दिक्कत एक और है कि ये हद से ज़्यादा नेगेटिव होते हैं। आपके सामने इतना बड़ा व्हाइट बोर्ड है, उस पर एक ब्लैक कलर का डॉट है, तो आपकी नज़र उस पर जाएगी, आप पूरे व्हाइट बोर्ड को नहीं देखोगे। और दुख में हंसने का मतलब एक एग्जांपल आपको देता हूँ। अब देखो, अगर आपका 8th हाउस में मून है तो ये मत समझना कि सारी चीज़ें आपके अंदर आएंगी, लेकिन मेरा बताना आपको फ़र्ज़ है। एग्जाम्पल के लिए कोई प्लेन क्रैश हो गया, उस प्लेन में बहुत सारे लोगों की मृत्यु हो जाती है, तो ऐसे लोग उसका दुख नहीं मनाएंगे। पता क्या बोलेंगे? ये तो होना ही था, दुनिया पे बोझ इतना बढ़ गया, वो बोझ तो कम होना ही था, ऊपर वाला जो चाहता है वही होता है। अरे आपके सामने कोई दुखद घटना हुई है तो आप उसके लिए इस तरह बोलोगे तो हर्ट तो होगा। ऐसे लोगों की एक रेमेडी है कि जन्म का स्थान बदलते ही ऐसे लोगों की प्रॉब्लम्स बहुत हद तक ठीक हो जाती हैं, लेकिन वो थोड़ी बहुत नहीं बदलनी। जन्म का स्थान बदलने से मतलब है 500 किलोमीटर की रेंज से बाहर चले जाओ, जहाँ पे आपका रहना सहना खाना पीना ये सब बदल जाता है। जैसे नॉर्थ वाले साउथ चले गए, वेस्ट वाले ईस्ट में आ गए, तो ये चीज़ें होती हैं। इनके अपने लोग ही इनका नुकसान कराएंगे पूरी लाइफ। जब तक आप छोटे हो पहले माताजी पिताजी करा रहे थे, उन्हें पता ही नहीं आप लाइफ में कर क्या रहे हो, इसलिए आप जो करना चाह रहे थे आपका नुकसान होता रहा। शादी के बाद बीवी के थ्रू नुकसान होना शुरू हो गया, बच्चे पैदा होने के बाद बच्चों के थ्रू नुकसान होना शुरू हो गया।
तो ऐसे लोगों के नुकसान बहुत होंगे। ऐसे लोगों को ना दूसरों की गुप्त बातें पता होती हैं, क्योंकि चंद्रमा गुप्त चीजों का घर है ना, लेकिन चंद्रमा गॉसिप भी है। अब उनकी वो गुप्त चीजें पता होने के बाद ये नहीं कि आप संभाल लोगे, आप एक एक करके ना सब धीरे धीरे करके बताते चले जाओगे सामने वाले को। तो गुप्त चीजों की गॉसिपिंग करना बहुत पसंद है आपको। आपकी माता जी जब इस दुनिया से जाएंगी या फिर चली गई होंगी, अगर आपकी एज ज्यादा है तो आपकी एकदम दुनिया शिफ्ट हो जाएगी। आपके ऊपर इतनी जिम्मेदारियां आ जाएंगी, आपको पता भी नहीं चलेगा। माता जी जाने के बाद से दिक्कतें ज्यादा बढ़नी शुरू हो जाती हैं। अगर आप किसी मेडिकल प्रोफेशन के अंदर हो, साइकोलॉजिस्ट हो, अगर किसी भी तरह से हीलिंग के आप क्षेत्र के अंदर हो जहाँ पे लोगों को ठीक किया जाता है, तो अब आप मेरी बातों से रिलेट नहीं करोगे, क्योंकि आप चंद्रमा की रेमेडी ही यही है कि अगर आप लोगों की सेवा कर रहे हो, लोगों की मदद कर रहे हो, डोनेशंस कर रहे हो, तो ये चीज़ें काफ़ी हद तक ठीक हो जाएंगी। जब चंद्रमा की पोजीशन ज़्यादा ख़राब हो जाती है तो मैं ऐसे लोगों को एक ही रेमेडी देता हूँ कि भगवान शिव की आराधना, शिवलिंग पर डेली जल का अभिषेक, और जितना हो सके अपने बर्थ प्लेस से दूर चले जाओ। ये 3 चीज़ें कर लो, आपकी लाइफ में आपका ये 8th हाउस का मून बहुत हद तक कम हो जाएगा। खत्म तो देखो नहीं होता कुछ भी, लेकिन मैं कह रहा हूँ 80% तक असर कम हो जाएगा। तो यही था मून 8th हाउस के अंदर। आपने मेरी कितनी बातों से रिलेट करा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और अगर आपने मेरी बातों से रिलेट करा और आप और डेप्थ में जानना चाहते हो अपनी कुंडली के बारे में, तो आप मेरी टीम को कॉन्टैक्ट कर सकते हो और वहाँ से अपनी कंसल्टेशन बुक करा सकते हो। क्योंकि कुंडली पढ़ना इतना ईजी नहीं है, हमें नक्षत्र चेक करना पड़ता है, राशियाँ होती हैं और भी प्लैनेट्स हैं आपकी एक एक बात का सही रिजल्ट देने के लिए। बाकी आपने मेरी इन बातों से भी रिलेट किया होगा। अब हम चलते हैं चंद्रमा 9th हाउस की तरफ। 9th हाउस हमारे धर्म का घर है, 9th हाउस हमारे पिताजी का घर है, 9th हाउस हमारे लक का घर भी है। तो सबसे पहले तो पिताजी की बात करते हैं। अगर 9th हाउस में मून मिला है तो पिताजी का कोई पानी से संबंधित काम, किसी भी तरह का लिक्विड का काम या फिर फूड का काम हो सकता है। या फिर आपके पिताजी के बहुत सारे ट्रांसफर्स हुए होंगे, वो कभी किसी शहर में, कभी किसी शहर में, कभी किसी शहर में, ये भी हो सकता है। एक योग होता है जिसे गज केसरी योग बोलते हैं, और 9th हाउस जुपिटर का पक्का घर होता है। तो ऐसे लोगों की कुंडली में जब मून 9th हाउस में बैठता है तो एक गज केसरी वर्चुअल योग काम करना शुरू कर देता है। आपके फादर इमोशनल होंगे, भले ही दुनिया को बाहर से बहुत कट्टरवादी पत्थर दिल दिखाते हो, अंदर से सॉफ्ट होंगे और माता जैसा प्यार आपको पापा देंगे। ऐसे लोग छल कपट नहीं करते, बहुत सौम्य होते हैं, मतलब बहुत अच्छे नेचर के होते हैं, किसी को दुख देना नहीं जानते। ऐसे लोगों को फॉरेन सूट करता है। अगर आप यहाँ से बाहर चले जाओ जहाँ पे आप पैदा हुए हो, तो आपकी जो वृद्धि है, जो ग्रोथ है, वो बहुत अच्छी हो जाती है। भगवान के साथ बहुत अच्छा कनेक्शन फील करते हैं, क्योंकि 9th हाउस धर्म का घर है, भगवान का घर है, जुपिटर का घर है। तो 9th हाउस अगर मैं वास्तु के हिसाब से बताऊं तो ब्रह्म स्थान को भी बोलते हैं। 9th हाउस मंदिर रखने की जगह को भी बोला जाता है। 9th हाउस माथे का तिलक भी बोलते हैं। तो जब यहाँ पे मून आके बैठता है तो ऐसे इंसान जब भगवान को याद करते हैं तो इस तरह का कनेक्शन फील करते हैं कि उनकी आंखों से आंसू तक आ जाते हैं, और काफ़ी अद्भुत अलग अलग चीज़ें इनके साथ भगवान को लेके होती भी हैं। तो अगर 9th हाउस में जुपिटर आ जाए या 9th हाउस में मून आ जाए, सबसे जल्दी और सबसे अच्छा कनेक्शन यही लोग फील कर पाते हैं भगवान के साथ। ऐसे लोग भगवान कृष्ण के या फिर भगवान शिव के भक्त होते हैं, क्योंकि शिव जी तो अपने जटाओं में ही चंद्रमा को लेके बैठे हैं और हमारे कृष्ण जी को तो चंद्रवंशी कहा जाता है। ऐसे लोग वैसे कहीं जाए ना जाएं, पर बहुत दूर दूर की धार्मिक यात्राओं पे चले जाते हैं। अपने घर से 1000 2 हजार किलोमीटर दूर चले जाते हैं किसी धार्मिक स्थल पर दर्शनों के लिए। ऐसे लोग दूसरों को मोटिवेट बहुत अच्छा करते हैं। दिक्कत क्या है यहाँ पे कि चंद्रमा कभी घटता है, कभी बढ़ता है, तो जो इनका लक है ना, वो बहुत जल्दी फ्लक्चुएट करता है। 2-2.5 दिन तो बहुत शाइन, फिर 2.5 दिन फिर कमजोरी आ जाती है, फिर 2.5 दिन तो दिखाई ही नहीं देते, अमावस्या ही आ जाती है, फिर दोबारा राइज करना शुरू करते हैं, फिर गिरना शुरू हो जाते हैं। तो ये इनका बस एक ही शिकायत है जिंदगी से कि मेरे साथ ऐसा क्यों होता है कि आज मैं राजा हूं, कल मैं रंग। ऐसे लोग कैलकुलेशन में पक्के होते हैं, कैलकुलेटिव माइंडसेट होता है। एक प्रॉब्लम और है कि इनके जो गुरुज हैं, जो टीचर्स हैं, वो बदलते रहते हैं, एक पर नहीं टिक पाते, क्योंकि चंद्रमा है ना बदलाव का कारक। अब 9th हाउस गुरु का घर, तो गुरु के अंदर बदलाव बदलते रहेंगे, बदलते रहेंगे, बदलते रहेंगे। हायर एजुकेशन के लिए भी अच्छा है। 9th हाउस मून के अंदर आपको हायर एजुकेशन मिलती है। वो काम आए ना आए वो बात की चीज है, लेकिन अच्छा होता है। ओवरऑल आपको एक सजेशन है कि आप किसी एक चीज पर, पर्टिकुलर एक चीज पर टिक जाओ, चाहे वो धर्म गुरु की बातें हो, चाहे वो कोई काम हो, तो
आप बहुत शाइन करोगे, वरना ना ये चंद्रमा आपको आपकी जो इनकम है उसको इतना फ्लक्चुएशन में रखेगा कि आज ज्यादा कल कम, फिर से ज्यादा फिर से कम। तो यही था 9th हाउस में मून के अंदर। आपने मेरी कितनी बातों से रिलेट करा मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और अगर आपने मेरी बातों से रिलेट करा और आप और जानना चाहते हो डेप्थ में अपनी कुंडली के बारे में, तो आप मेरी टीम को रीच आउट कर सकते हो और अपनी कंसल्टेशन बुक करा सकते हो, क्योंकि कुंडली का एनालिसिस करना इतना ईजी नहीं है। हमें नक्षत्र चेक करने पड़ते हैं, राशियां होती हैं आपकी किसी एक बात का एक्यूरेट रिजल्ट देने के लिए। बाकी आपने मेरी इन बातों से भी रिलेट किया होगा। तो अब हम चलते हैं 10th हाउस मून की तरफ। 10वां घर शनि का पक्का घर होता है। 10वां घर जब शनि का है तो यहाँ पर जब चंद्रमा आएगा तो एक छोटा सा दोष होता है जो कुंडली में अपने आप वर्चुअली क्रिएट हो जाता है। पर ये अच्छी चीज़ है कि यहाँ पर जो मून है वो क्योरेबल है इस वाले दोष से, नॉर्मल रेमेडीज करके भी। 10वां घर अब शनि का है तो यानी ये कर्म का है। तो आप कैसे कर्म करोगे, आपका कर्म करने का तरीका क्या होगा, यानी आपका काम करने का जो तरीका है वो यहाँ से देखा जाता है। अब चंद्रमा यहाँ पर आके बैठ गया तो अब आपका जो काम करने का तरीका होगा ना वो और फ्लक्चुएटिंग होगा। आप कभी अच्छा करोगे, कभी बुरा करोगे, कभी करोगे ही नहीं और कभी तो सुपर पहुंच जाओगे बिल्कुल कि आपसे अच्छा कोई काम नहीं करता। और थोड़ी सी प्रॉब्लम यहाँ पे आती है क्योंकि जब आपके प्रोफेशनल लाइफ में मून यहाँ पर बैठ जाता है तो अब आप खुद से क्वेश्चन करते हो क्या मैं इस काम के लिए बना भी हूँ। आपके काम आप बहुत ज़्यादा बदलोगे, अच्छा बुरा अच्छा बुरा अच्छा बुरा करते ही रहोगे। एक चीज पे टिक जाओ तभी ये चंद्रमा फलित होगा, वरना नहीं। तो काम तो आप लोग बदलते रहोगे, मानोगे तो नहीं क्योंकि चंद्रमा यहाँ पर है। लेकिन एक चीज अच्छी है कि ऐसे लोगों को ना काम की कमी नहीं आती। आज यहाँ कल वहां जहां भी जाएंगे काम की कमी नहीं आएगी। आपके पैदा होने के बाद आपके पिताजी की जो वेल्थ है वो इंक्रीज होती है, जो पैसा है वो आने का फ्लो भी बढ़ता है। ऐसे लोगों का ना नेम फेम पैसा तीनों चीजें टाइम के साथ साथ धीरे धीरे ही सही पर बढ़ती हैं। दिक्कत क्या है कि ऐसे लोग ना छोटा सोचते हैं और उस छोटे के अंदर ही रह जाते हैं, ज्यादा अपने पंख फैला नहीं पाते, बड़ा नहीं सोच पाते। और जब बड़ा सोचेंगे नहीं तो बड़ा अचीव भी नहीं कर पाएंगे। तो छोटा सोचने की वजह से छोटे में अटक के रह जाते हैं। मेडिकल फील्ड के लिए अच्छी पोजीशन है। अगर आप किसी मेडिकल फील्ड के अंदर हो, जैसे आपके स्टोर रन करते हो, डॉक्टर नहीं भी हो, या फिर किसी हॉस्पिटल के अंदर नॉर्मल एचआर ही क्यों ना हो या आईटी प्रोफेशनल ही क्यों ना हो, लेकिन हॉस्पिटल के अंदर हो, तो भी ये चीजें बहुत अच्छा वर्क करेंगे। एक छोटी सी रेमेडी है पर्सनल वाली यहाँ पे 10th हाउस मून वालों के लिए कि जब सूर्यास्त हो जाता है, चंद्रमा आ जाता है, तो आपको रात के समय पे मिल्क प्रोडक्ट्स को कंज्यूम नहीं करना है, जैसे दूध, दही, पनीर या फिर दूध की बनी हुई कोई भी चीज। आपकी माता जी को पैरों की दिक्कत, हड्डियों की प्रॉब्लम रहती होगी। आपके पिताजी को अपने टाइम पर कोई ना कोई ह्यूज लॉस जरूर हुआ होगा, प्रॉपर्टी का हो सकता है या किसी भी चीज का हो सकता है। आपके पिताजी के बड़े भाई बहन या छोटे भाई बहनों ने हिस्सा मांग लिया, कुछ भी, या कोई चोरी हो गई, एक ह्यूज लॉस हुआ होगा। ओवरऑल एक काम में टिक जाओ, बार बार स्विच मत करो। तो ये चंद्रमा 6, 8, 12 यानी 6th हाउस, 8th हाउस, 12th हाउस से तो अच्छा ही है। तो यही था मून 10th हाउस के अंदर। आपने मेरी कितनी बातों से रिलेट करा मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और अगर आपने मेरी बातों से रिलेट किया और आप और डेप्थ में जानना चाहते हैं अपनी कुंडली के बारे में, तो आप मेरी टीम से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं और अपनी कंसल्टेशन बुक करा सकते हैं। क्योंकि कुंडली पढ़ना इतना ईजी नहीं है, हमें नक्षत्र चेक करने पड़ते हैं, राशियां होती हैं आपकी किसी एक बात का एक्यूरेट रिजल्ट देने के लिए। बाकी आपने मेरी इन बातों से भी रिलेट किया होगा। अब हम चलते हैं मून 11th हाउस की तरफ। 11th हाउस हमारे सोशल सर्कल का घर है। 11th हाउस हमारे बड़े भाई बहनों का घर है। 11th हाउस हमारी डेली इनकम का घर भी है। और 11th हाउस त्रिशर्डया का लास्ट हाउस भी है। ऐसे लोग अपने बड़े भाई बहनों के साथ इमोशनली कनेक्ट होते हैं, और अगर आप बड़े हो तो आपके छोटे आपसे इमोशनली कनेक्ट होंगे। ध्यान रखना दोनों बातों का। ऐसे लोग ना अपने दोस्तों के लिए मतलबी हो जाते हैं, अपने दोस्तों से उनकी अंदर की बातें, इमोशनल बातें निकलवा के उन इमोशंस को मोनेटाइज करना चाहते हैं, उससे पैसा कमाना चाहते हैं, अपना मतलब पूरा करना चाहते हैं। मत करना ऐसा। दूसरों की सोच के साथ, इमोशंस के साथ खिलवाड़ मत करना। ऐसे लोगों के ना दोस्त बदलते रहते हैं, क्योंकि आपके शहर भी बदलते रहते हैं। आप आज इस शहर में हो तो ये दोस्त, उस शहर में हो तो वो दोस्त, या फिर अलग अलग जगह पे अलग अलग दोस्त बना रखे हैं आपने। ऐसे लोगों की ना इच्छाएं बहुत ज्यादा होती हैं, क्योंकि 11th हाउस इच्छाओं का घर होता है।
तो ऐसे लोग अपनी इच्छाएं पूरी कराने के लिए अपने घर वालों के आगे जिद पे अड़ जाते हैं, इतने हटी हो जाएंगे कि 4-4 दिन खाना नहीं खाएंगे, व्रत रखा तो ऐसा रखा कि भगवान ही नीचे उतर के आ जाएंगे इनकी बात सुनने के लिए। तो इतने हटी नेचर के होते हैं। ऐसे लोगों की लाइफ में फीमेल्स का सपोर्ट बहुत अच्छा रहता है। अगर आप खुद फीमेल्स हो तो आपके आसपास जो काम करने वाले होंगे वो भी ज़्यादातर लड़कियां या औरतें ही होंगी। अगर आप मेल हो तो भी आपको फीमेल्स का सपोर्ट ही मिलेगा। ऐसे लोगों के जो बच्चे हैं उनकी मैरिड लाइफ अच्छी नहीं होती, क्योंकि एक भवत भवम का कॉन्सेप्ट होता है 5th हाउस से 7th हाउस, यानी बच्चे 5th हाउस और बच्चों की मैरिज 7th हाउस। तो 5th हाउस से 7th हाउस 11th हाउस बनता है, वहां पे मून बैठ गया है, तो बच्चों की मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम रहेगी। ऐसे लोगों की अपनी मम्मी से लड़ाइयां बहुत ज्यादा होती हैं, माँ का कहना नहीं मानते हैं। ऐसा मत करो, क्योंकि चंद्रमा पीड़ित हो जाएगा इससे। अगर आप एक नॉर्मल सी जॉब ही करते हो, ज़्यादा कुछ नहीं करते, बिजनेस नहीं है, तो आपकी जॉब में अप्स एंड डाउन्स बहुत ज़्यादा रहते हैं, क्योंकि आपकी जो जॉब होगी हो सकता है कोई टारगेट बेस्ड हो, जिस वजह से आपको सैलरी इंसेंटिव मिले। तो कभी तो बहुत ज़्यादा, कभी बहुत कम, फिर बहुत ज़्यादा, फिर बहुत कम। तो अप्स एंड डाउन्स रहते हैं आपकी इनकम के अंदर। ओवरऑल तो देखो चंद्रमा के लिए अच्छी पोजीशन नहीं कहूँगा मैं, ओवरऑल ज़्यादा नेगेटिव भी नहीं है, बट नेगेटिव साइड है क्योंकि ये त्रिषडय का हाउस है। यहाँ पर आपकी इच्छाएं ज़्यादा हो जाएंगी, मदर से प्रॉब्लम रहेगी, इनकम में फ्लक्चुएशन ज़्यादा रहेगी, पैसा आप सेव नहीं कर पाओगे, और बच्चों से भी आपके, जब आप बड़े हो जाओगे तो आपके बच्चों से भी दिक्कतें दे देगा। और अगर आप बड़े हो तो आप मेरी बात को समझ पा रहे होगे। तो यही था मून 11th हाउस के अंदर। आपने मेरी कितनी बातों से रिलेट करा मुझे कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और अगर आपने मेरी बातों से रिलेट करा और आप और डेप्थ में जानना चाहते हो अपनी कुंडली के बारे में, तो आप मेरी टीम से कॉन्टैक्ट कर सकते हो और अपनी कंसल्टेशन बुक करा सकते हो। क्योंकि कुंडली पढ़ना इतना ईजी नहीं है, हमें नक्षत्र चेक करने पड़ते हैं, राशियां होती हैं आपका किसी एक बात का एक्यूरेट आंसर देने के लिए। बाकी आपने मेरी इन बातों से भी रिलेट किया होगा। अब हम चलते हैं कुंडली के लास्ट हाउस की तरफ, यानी 12th हाउस के अंदर मून कैसे रिजल्ट देता है। 12th हाउस फॉरेन लैंड का घर है, 12th हाउस मोक्ष का घर है, 12th हाउस जेल और हॉस्पिटल का घर भी है, 12th हाउस आखिरी हमारा मोक्ष त्रिकोण का घर भी है। तो सबसे पहले अगर चंद्रमा यहाँ पे आके बैठेगा तो मदर का या फिर मदर के घर से किसी का फॉरेन लैंड से कनेक्शन होगा। अब देखो, फॉरेन का मतलब ये नहीं है कि इंडिया से दूर, ये हो सकता है आपकी माता जी, आप जहां पर अब हो, यानी आपके पापा, आपकी माताजी के घर में और आपके फादर के घर में कम से कम 500 किलोमीटर्स का डिस्टेंस होगा। आपकी माताजी साउथ साइड की होंगी, पिताजी नॉर्थ साइड के होंगे। ये भी हो सकता है जहां पे भाषा और वेशभूषा, ये दो चीजें बदल जाएं। ऐसे लोगों को सपने बहुत आते हैं और ऐसे लोगों को सपने परेशान भी करते हैं, और उन सपनों को पूरा दिन आप सोचते रहोगे, फिर कहोगे यार ऐसा सपना क्यों आया, ये क्यों हुआ, वो क्यों हुआ। सपने परेशान ज्यादा करते हैं। ऐसे लोगों की इंट्यूशन पावर बहुत स्ट्रांग होती है, बट इन अ नेगेटिव वे। आपको ये तो पता चल जाएगा कि आपके साथ बुरा क्या होने वाला है, पर ये पता नहीं चलेगा कि अच्छा क्या होने वाला है। तो बुरी चीजों का आभास पहले ही हो जाता है। 12th हाउस का चंद्रमा भी आपको आपकी माता जी से दूर रखता है, या तो जॉब के पर्पस के अंदर आप बाहर आ गए होगे, या बचपन में किसी डे बोर्डिंग स्कूल में चले गए होगे, या हॉस्टल में, या माता जी जॉब के चक्कर में कहीं और होंगी, या कोई ऐसी जॉब होगी जो उन्हें बार बार आपसे दूर रखती होगी। ओवरऑल माता जी से दूरी और माता जी का प्यार ना मिल पाना, ये जहाँ पे दिखता है। ऐसे लोग धीरे धीरे ना स्पिरिचुअली अपलिफ्ट होने लगते हैं और संसार से मोह खत्म होता चला जाता है। 4th हाउस, 8th हाउस एंड 12th हाउस अगर यहाँ चंद्रमा है तो मोक्ष त्रिकोण का मतलब ही यही है कि आपको हर एक चीज देने के बाद, समय के बाद, आपको चीजों का डिटैचमेंट हो जाएगा और आप मोक्ष की तरफ स्पिरिचुअली इंक्लाइन होते चले जाओगे। एक आपको मैं चीज बता रहा हूं कि आपके जो ट्रैवलिंग के प्लान्स होते हैं वो कभी किसी को मत बताना, क्योंकि अगर आपने अपने ट्रैवलिंग के प्लान्स किसी के साथ शेयर करे तो वो कैंसिल हो जाएंगे। एकदम से कोई अड़चन आ जाएगी, जाते जाते रुक जाओगे लास्ट मोमेंट पे, तो मत बताया करो। 12th हाउस मून वालों के लिए एंजाइटी, डिप्रेशन, मेंटल ट्रॉमा, ये सारी चीज़ें तो कॉमन है। आप तो बचपन से चीज़ें देखते आए हो, झेलते आए हो,
अब तो इन चीज़ों से आपको फ़र्क पड़ना भी बंद हो गया होगा। और अगर आप छोटे हो तो टेंशन ना लो, धीरे धीरे फ़र्क पड़ना ही बंद हो जाएगा। ये हाउस भी आपको कभी कभी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर दे सकता है, कभी कभी, ये ज़रूरी नहीं है कि हमेशा देगा, क्योंकि यहाँ पर भी आप अपने पार्टनर से बहुत जल्दी बोर हो जाओगे और सिर्फ सेक्सुअली ही थोड़े से अपलिफ्ट होने के चक्कर में आप थोड़ा ज़्यादा बाहर जाओगे, क्योंकि जो चंद्रमा है ना वो 12th हाउस के अंदर यानी बेडरूम के घर के अंदर जाके बैठ गया है। और 12th हाउस राहु का पक्का घर भी होता है। तो ओवरऑल ना यहाँ पे चंद्रमा को अच्छा नहीं माना गया। कोई ना कोई स्लीपिंग इशू, स्लीपिंग डिसऑर्डर भी आपको रह सकता है। रातों को नींद ना आना, जब तक सुबह सूरज ना चढ़ा तब तक नींद नहीं आती आप लोगों को, बिटर बिटर झांकते रहते हो इधर उधर, तो ये वाली दिक्कत भी आ सकती है। ऐसे लोग ओवर थिंकिंग बहुत ज्यादा करते हैं। ओवर थिंकिंग देखो कुछ नहीं है, आपके दिमाग की स्पीड को बताता है कि चीजों को हद से ज्यादा को सोच लेना। ये बात हो गई ना कि दिमाग एक जगह सेट नहीं है, जिस वजह से वो सोचता ही जा रहा है। ओवरऑल इट्स नॉट अ वेरी गुड प्लेसमेंट फॉर मून। अगर आप मेरे से यहाँ के लिए कोई पर्सनल रेमेडी पूछोगे जो 12th हाउस वालों के लिए मैं दूंगा, तो मेडिटेशन ज़रूर करो, चंद्रमा के बीज मंत्र का जाप करो, रोज़ एक बार शाम के समय पर माता लक्ष्मी की पूजा भी किया करो, क्योंकि ये वेश का घर है, यहाँ पे खर्चा बहुत करा देता है चंद्रमा। तो ओवरऑल चीज़ें यहाँ पर थोड़ी सी चंद्रमा के लिए नेगेटिव हैं। तो यही था 12th हाउस मून के अंदर। आपने मेरी कितनी बातों से रिलेट करा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और अगर आपने मेरी बातों से रिलेट करा और आप और डेप्थ में जानना चाहते हो अपनी कुंडली के बारे में, तो आप मेरी टीम को कॉन्टैक्ट कर सकते हो और अपनी कंसल्टेशन बुक करा सकते हो, क्योंकि कुंडली पढ़ना इतना ईजी नहीं है। हमें नक्षत्र चेक करना पड़ता है, राशियाँ होती हैं आपकी किसी एक बात का एक्यूरेट रिजल्ट देने के लिए। बाकी आपने मेरी इन बातों से भी रिलेट किया होगा। तो यही था 12 घरों में चंद्रमा आपको कैसे रिजल्ट देगा। मैंने आपको चंद्र कुंडली भी बताई थी स्टार्टिंग में, इससे पिछले वाली वीडियो में, कि उसे कैसे चेक करते हैं। उसको ज़रूर देखना, क्योंकि उसके बिना आप यहाँ पे चंद्रमा की आधी अधूरी प्रिडिक्शन करोगे। और चलित कुंडली ज़रूर चेक करना कि अगर वहाँ पे चंद्रमा किसी और हाउस में शिफ्ट हो रहा है तो उसका भी प्रभाव, उस हाउस का प्रभाव भी आपको मिलेगा। तो अभी वीडियो खत्म नहीं हुई है, अब हम कुछ रेमेडीज की बात करेंगे जिन्हें करने से आपका होगा तो फायदा होगा, कोई भी नुकसान नहीं होगा। ये जनरल रेमेडीज हैं। तो सबसे पहले भगवान कृष्ण की आराधना, माता राधा की आराधना, राधा 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 का नाम जाप, ये बहुत ज़रूरी है अगर आपका चंद्रमा पीड़ित है तो। और अगर आपका चंद्रमा अच्छा है तो उसे और अच्छा बनाने के लिए ये बहुत अच्छी रेमेडी मैं आपको दे रहा हूँ। कहीं भी घूम रहे हो मन में राधा 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 नाम जाप करते रहो, कृष्ण जी तो फिर अपने आप ही खुश हैं आपसे। शिवलिंग पर डेली जलाभिषेक किया करो। जितना शिवलिंग पर जलाभिषेक करोगे उतना आपको नेगेटिव रिजल्ट मून के खत्म हो जाएंगे, क्योंकि हर हाउस में कुछ ना कुछ तो मून नेगेटिव देता है। उस हाउस से मिलने वाले, अगर आपका पॉजिटिव भी है तब भी उस हाउस से मिलने वाले नेगेटिव रिजल्ट्स को ये चीजें बहुत खत्म कर देती हैं हद तक। रुद्र अष्टकम का पाठ किया करो। अगर आपका ये चंद्रमा ज्यादा खराब है, मेलेफिक भी हो रहा है, बुरे प्लैनेट्स बैठ गए हैं, नीच भी हो गया है, गलत जगह पर भी है, तो आप रुद्र अष्टकम का पाठ ज़रूर किया करो। हिंदी भाषा में समझाऊं तो नमामि शमीशान, आप बस इतना सर्च करना यूट्यूब पे, आपको मिल जाएगा। डेली अपने घर में जोत जलाया करो। भगवान शिव यानी शिव परिवार और राधा माँ और कृष्ण जी को घर में ज़रूर स्थापित करना, ये बहुत अच्छा है आपके लिए। कभी कभी छोटी छोटी वास्तु की चीज़ें ना हमें परेशान कर रही होती है, हमें पता नहीं चलता। अगर टैप लीकिंग की दिक्कत है तो उसे ठीक कराओ, घर में जहाँ जहाँ सीलन है उसे ठीक कराओ, माता जी का अपनी ध्यान रखो। ये इतनी जो आपको चीज़ें बता रहा हूँ ना, चंद्रमा के लिए रेमेडीज देखो कितनी ज़्यादा हो रही हैं, क्योंकि चंद्रमा ही सबसे मेन प्लैनेट है जिसे हम लाइव देख सकते हैं। एक सूर्य, एक चंद्रमा। माता जी को कोई ना कोई गिफ्ट दिया करो, जैसे मदर्स डे पर दे दिया, बर्थडे पे दे दिया, ये तो हर कोई करता है, छोटे मोटे। और जो प्यार बना रहे, चीज़ें वो आपसे खुश रहें, आपके लिए हमेशा एक अच्छी ब्लेसिंग देती रहें। जैसे कभी सूट दिलवा दिया, कभी साड़ी दिलवा दी, कुछ भी, एनीथिंग, माता जी को गिफ्ट जरूर दिया करो। ये भी चंद्रमा को इनहेंस करता है। अपने गले में चांदी की चेन अगर आप अफोर्ड कर सकते हो, और राइट हैंड में चांदी का कड़ा, ये दो चीजें अगर आप धारण कर सकते हो तो चंद्रमा के काफी नेगेटिव इफेक्ट्स कम हो जाते हैं। तो बस यही थी कुछ रेमेडीज जिन्हें करने से आपका फायदा ही होगा। टेंशन मत लेना, नुकसान नहीं होगा। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप अपने किसी और प्लैनेट के बारे में जानना चाहते हो, जैसे मंगल के बारे में, तो आप मेरी लेफ्ट वीडियो देख सकते हो। और अगर आप जानना चाहते हो
अपने शनि के बारे में, तो आप मेरी राइट वीडियो देख सकते हो। और अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला या मेरे से कोई गलती हो गई तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता देना। कमेंट बॉक्स में मैं सबके रिप्लाई करने की कोशिश करता हूँ। आपकी भी उम्मीद है देर सवेर ही सही पर रिप्लाई आपको ज़रूर मिलेगा। तो मिलते हैं किसी और वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।